बचना है। पानी खूब पी करके बाहर निकलना जरूरी हो तो उन स्थितियों में पानी खूब पी करके निकले। मौसम जब खराब हो, इस सीजन में अंधड़ चलते हैं, आंधी तूफान के साथ आकाशीय बिजली गिरती है। खुले में पेड़ के नीचे जाने से बचना चाहिए, किसी पक्का छांव लेकर के ही वहीं खड़ा होना चाहिए। किसी ऐसी जगह पे नहीं खड़ा होना चाहिए जहां सुरक्षा के लिए खतरा हो। ये सावधानी रखेंगे तो जीवन की यात्रा अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहेगी। आप सबके प्रति इन सभी योजनाओं को मैं मऊ वासियों को समर्पित करते हुए बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि प्रभु श्री राम की कृपा से मऊ जनपद विकास की योजनाओं को लेकर के आगे बढ़ेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। ये डबल इंजन सरकार बिना भेदभाव के मधुबन के लिए, घोसी के लिए, मऊ के लिए और गोहना के लिए उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। यही कहते हुए आप सभी को मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि मैं प्रातः सोच रहा था कि क्या करूं, जाऊं न जाऊं, क्योंकि भारी बारिश थी, आंधी तूफान था। फिर मेरे मन में आया कि 1 घंटा लेट कर लूं। मुझे बताया गया कि नहीं नहीं, लोग तो पहुंचने लग गए हैं। मैं भी फिर जल्दी जल्दी दौड़ के चला। लेकिन आप सब आंधी तूफान की चिंता के बगैर यहां पर आए। कल तक कितनी भीषण धूप थी और देखो आपके उत्साह ने माहौल को कितना अच्छा कर दिया। लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहूंगा कि हमें दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहना है। एक भीषण धूप होगी, उस भीषण गर्मी में चौहान जी को, शिव प्रकाश राजभर जी को, हमारे खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री हैं श्री गिरीश यादव। गिरीश यादव जी जौनपुर के ही सपूत हैं, लेकिन यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, लगातार प्रयास करते हैं। और यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री रामविलास चौहान, रामविलास जी से मैं कहूंगा विकास की प्रक्रिया को अनवरत रूप से आगे बढ़ाइए, बढ़ाते रहिए। और आपको लगातार, आपके पास तो आपके पिता की एक समृद्ध खाती है। प्रदेश सरकार में मंत्री और राज्यपाल के रूप में बिहार में भी और मेघालय में भी उन्होंने शानदार काम किया। उम्र का एक तकाजा होता है, लेकिन लगातार इस कार्य को रखना चाहिए और विकास की योजनाओं को लेकर के निरंतर प्रयास को लेकर के अनवरत प्रयास करेंगे, परिणाम लेके आएगा। और इसलिए मैं कहूंगा रामविलास जी से कि मत चूको चौहान, विकास की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाइए। और अब तो पीपीपी मोड पर मऊ में मेडिकल कॉलेज भी हो रहा है। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय यहाँ पर है, मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रहे हैं। सरकार की पॉलिसी है, कुछ पैसा सरकार देगी, कुछ पैसा वो लगाएंगे। और उन्होंने उसको लगभग पूरा कर दिया। बहुत शीघ्र आएंगे हम लोग मऊ में इसका उद्घाटन करने के लिए। बहनों और भाइयों, किसी जनपद में उसका अपना मेडिकल कॉलेज हो जाए, गरीब को सही, सस्ती और विश्वसनीय स्वास्थ्य सुविधा मिल जाए, ये बड़ी बात है। और ये सरकार, ये डबल इंजन सरकार इसी कार्य के लिए प्रतिबद्ध होकर के कार्य कर रही है। इन्हीं सब कार्यों के लिए पूरी समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। और मैं इस अवसर पर निरंतर मऊ के विकास के लिए चिंतित रहने वाले प्रदेश सरकार में अपने सहयोगी श्री के शर्मा जी को, सरकार संवेदनशील है। मेरे सामने श्री के शर्मा जी ने, श्री रामविलास चौहान जी ने और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने प्रस्ताव
प्रस्ताव उपलब्ध करवाया है। घोसी चीनी मिल के बारे में भी, ये विजय राजभर है हमारे पूर्व विधायक, दारा सिंह जी हैं, और उस चीनी मिल के विस्तारीकरण के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव मांगा। प्रस्ताव पहुंचते ही हम लोग उसके पैसा उपलब्ध करवाए। अन्नदाता किसान का हित जिसमें हो, ये सरकार मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी, 2.5 से 3 घंटे की। आप सोचो ना, आप जाइए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से धड़धड़ा करके 3 घंटे में लखनऊ। यानी दुनिया में आप जाएंगे, इतनी दूरी पे लोगों के एयरपोर्ट होते हैं बड़े बड़े शहरों में। एयरपोर्ट पे कोई उतरता है इतना दूरी तय करके, तो वो अपने गंतव्य में पहुंचता है। यहाँ आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी। और बाढ़ से बचाव के लिए, सरयू मैया से, घाघरा के बाढ़ से बचाव करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। जो बचाव होगा उसमें तेजी करने के लिए हम लोग फिर से इसको और पैसा उपलब्ध कर रहे हैं। और बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं देंगे। और इसीलिए आज मैं आपके पास कहने के लिए आया हूं, मऊ जनपद आज फिर से एक नई विकास की यात्रा में आगे बढ़ा है। इस विकास यात्रा के सहयात्री आपके सामने हैं। मैं तो मऊ के पड़ोस का ही रहने वाला हूं। हमारे लिए तो मऊ आंगन जैसा है। और याद करना, जब मैं केवल सांसद था तब भी यहाँ कोई संकट आता था तो कोई आए ना आए, लेकिन मैं दौड़ करके गोरखपुर से यहाँ आ जाता था। मैं तब भी आता था, तब भी हम लोग लड़ते थे यहाँ की लड़ाई को, क्योंकि मेरे लिए ये राजनीति से बढ़कर के था। और आज फिर मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। मैं सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा। कोई स्वर्ण कब्जा करते थे गरीब की जमीन पर, व्यापारियों की प्रतिष्ठान पर। अब नहीं कर सकते। अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा, अवैध कब्जे को तो हटाएगा ही हटाएगा, बाप दादों की अर्जित संपत्ति को भी एक कब्जे में लेकर के गरीब का मकान बना करके गरीब को वितरित कर देगा। हमने मुहिम प्रारंभ की है। ये मुहिम प्रारंभ की है। प्रयागराज में बन चुका है, लखनऊ में बन चुका है, गोरखपुर में ऐसे आवास गरीबों के बन चुके हैं, अन्य जनपदों में भी तैयारी चल रही, युद्ध स्तर पर चल रही है। और याद करना, गरीब का शोषण करने की अनुमति किसी को नहीं देंगे। नौजवान के हितों के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। अन्नदाता किसान, क्योंकि आज यूपी का सम्मान बढ़ा है। अब यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है। अब यूपी का अन्नदाता किसान आत्महत्या नहीं करता है। अब बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता है। और व्यापारी को इस बात की चिंता नहीं होती है कि सूर्य अस्त के बाद मुझे अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर देना चाहिए, पता नहीं कब गुंडे आ जाएं। अब नहीं चिंता है। अब तो बेटी नाइट शिफ्ट में भी, ऑफिसेज में भी और उद्योगों में भी काम कर रही है। ये सुरक्षा का मॉडल है। अब कोई किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। अब नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो उसे पता है कि कब्जा करेगा, पहले माफिया और गुंडे पार्टी भी अनवरत रूप से आगे, बिना रुके आगे बढ़नी चाहिए, बिना थके आगे बढ़नी चाहिए। इसी में वर्तमान का भी, इसी में आने वाले भविष्य का भी हित है। आने वाली पीढ़ी का हित इसी में है। आने वाली पीढ़ी आपको पोसे ना, आने वाली पीढ़ी
आप पर किसी प्रकार का प्रश्न न खड़ा करे, इसी के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए आपने अच्छा किया, होने के भागीदार बन रहे हैं। अब यूपी के बाहर आप जाएंगे तो कोई आपसे दूरी नहीं बनाता है। अब आप यूपी के बाहर कहीं जाएंगे, कहेंगे मैं यूपी का हूं, अगर सामने 100 लोग होंगे, अगर पहले लोग 10 कदम पीछे जाते थे, अगर वो 10 कदम आज आपके पास आकर के उसकी इच्छा होती है कि इसको क्योंकि आपका एक वोट 500 वर्षों की गुलामी की कलम को धो करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर देता है। ये वोट की ताकत है। आपका एक वोट काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट बेटी और व्यापारी की सुरक्षा कर देता है। आपका एक वोट माफिया को मिट्टी में मिला करके सदैव के लिए उपद्रव मुक्त, कर्फ्यू मुक्त प्रदेश बनाने में सफल हो जाता है। और इसीलिए आज मैं आपके मऊ में आया। आज मुझे मऊ में, मधुबन में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, विकास की यात्रा, बहनों और भाइयों, हम सबका दायित्व बनता है। अपने वर्तमान को सजाने और संवारने का दायित्व आपके ऊपर है। सरकार आपके साथ खड़ी है। ये कार्य करने के लिए डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अगर सफल हुई है, इसलिए क्योंकि आपने डबल इंजन सरकार को जिताने में अपना योगदान दिया है। इसका श्रेय आपको जाता है, इसका श्रेय आपको जाता है। और याद करना, जब किसी देव स्थल का पुनरुद्धार होता है और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होता है, तो इसका पुण्य भी आप ही के खाते में जाता है। बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके जब ये अनवरत इस प्रकार के अभियान चले हैं, विकास का पैसा विकास में लग रहा है, तब ये सड़कें दिखाई दे रही है, तब पर्यटन के केंद्र संवर रहे हैं, तब पुल और पुलिया बन रही है, तब बिजली की परियोजनाएं तैयार हो पा रही हैं, तब विकास दिखाई दे रहा है। और सुरक्षा का माहौल है तो पैसा विकास का विकास में लग रहा है और गरीब का पैसा गरीब के पास जा रहा है। नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा है, बेटी के स्वावलंबन के लिए भी योजना है, अन्नदाता किसानों के सम्मान के लिए भी सरकार के पास योजनाएं हैं और उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। और उसी को लागू करने के लिए आज मदनाई लेगा, लेकिन उसके बाद तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता। और इसीलिए बहनों और भाइयों, जब ये काम हुआ है, बिना रोक के, बिना टोक के लेके आते हैं। हर गरीब के लिए आवास की सुविधा है,
हर गरीब के घर में पानी पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, बाढ़ से बचाव के उपाय प्रारंभ किए गए हैं। बहनों और भाइयों, अब मैं कह सकता हूं, किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान, या राशन उन गरीबों को तब क्यों नहीं मिलता था? तब तो गरीब का राशन कांग्रेस के समय में कांग्रेस के गुंडे और समाजवादी पार्टी के समय में समाजवादी पार्टी के गुंडे डकार जाते थे। गरीब तो टकटकी लगा के देखता रहता था, उसको कुछ भी नहीं मिलता था। बहनों और भाइयों, आज प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को तो हमने आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा दी है और निरंतर उसमें वृद्धि की जा रही है। हर गरीब को ये सुविधा मिलेगी, हर गरीब को मिलेगी। हर किसान परिवार को, किसान हो या बटाईदार हो, किसान परिवार का कोई सदस्य हो, दुर्भाग्य से किसी आपदा की चपेट में आ जाता है तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंदर 5 लाख रुपए की सहायता सीधे 24 घंटे के अंदर हमारा ये जन। बहनों और भाइयों, जो आज उपदेश देते फिरते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, इनसे पूछा जाना चाहिए, इनसे पूछा जाना चाहिए कि जो 65 लाख गरीबों को आज प्रदेश में आवास मिला है, ये 65 लाख आवास 4-4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब क्यों नहीं गरीबों को मिला है? ये प्रश्न इनसे पूछा जाना चाहिए। जिन 3.25 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बना है, इन गरीब घरों में शौचालय समाजवादी पार्टी की 4-4 बार की सरकारों में क्यों नहीं बना है? और कांग्रेस ने तो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सर्वाधिक समय तक लगभग 50 वर्षों तक शासन किया, इन 50 वर्षों में क्यों नहीं बनाया? जिन 16 करोड़ गरीबों को आज हम फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे, कार्यक्रम आगे बढ़ाए, लेकिन मोदी जी दिल्ली में योजना बनाते थे, भाजपा के अन्य राज्य लागू करते थे, लेकिन यूपी में 14 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन योजनाओं को यूपी में लागू नहीं होने दिया। न गरीब के लिए शौचालय बनने दिए, न गरीब के लिए आवास बनने दिए, न गरीब को राशन की सुविधा देने दी, न गरीब के लिए सड़क बनने दी, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी, नाक रगड़ती थी माफिया के सामने। माफिया को देख करके पसीने छोड़ते थे इनको, इनके मुंह से कोई बोली नहीं निकलती थी। देश की बागडोर सौंपी थी देश के आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में। बहनों और भाइयों, पिछले 12 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हमारी केवल 4 जातियां हैं, हमारे लिए केवल 4 जातियां हैं। एक जाति गरीब की, एक युवा की, एक नारी की और एक अन्नदाता किसान की। आप याद करिए, इन चारों में सब आ जाते हैं, ये सब उसमें आ जाते हैं।
और उन्होंने कहा था ये 4 का उत्थान हो जाए तो देश दौड़ने लग जाएगा, दुनिया की एक बड़ी ताकत भारत बन जाएगा। और इसके लिए उन्होंने योजनाएं बनाई। तो लोगों में चिंता होती थी कि पता नहीं क्या हो जाए। बहन और भाइयों, उस अराजकता पूर्ण माहौल में, दंगा और कर्फ्यू से ग्रस्त माहौल में पहचान का संकट यहां के युवाओं के सामने खड़ा हुआ था। प्रदेश में तो नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन प्रदेश के बाहर जाते थे तो यूपी का नाम सुनकर के लोग पहले से ही उससे 10 कदम पीछे हटते थे। गरीब के घर में न शौचालय था, गरीब के लिए न आवास था, गरीब के लिए न स्वास्थ्य की सुविधा थी, गरीब के लिए न राशन था, गरीब के लिए न रसोई गैस की सुविधा थी, गरीब के लिए कुछ भी सुविधा नहीं थी। और बहनों और भाइयों, उन स्थितियों में भारत की महान जनता ने 2014 में गरीब को कोई सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन चंदा जुटा करके भी अगर वह कहीं पर कोई अपना आयोजन करना चाहती थी, रामलीला का आयोजन, यज्ञ का आयोजन, रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, तो उसको नहीं होने दिया जाता था, उसमें व्यवधान पैदा किया जाता था। बेटी स्कूल नहीं जा सकती थी, सौदे परेशान करते थे, कभी भी उसको उठा करके ले जा करके अपहरण कर दिया जाता था। व्यापारी सूर्यास्त के पहले अपने प्रतिष्ठान को बंद करने के लिए मजबूर होता था। हर परिवार चिंतित होता था जब परिवार का कोई सदस्य सूर्यास्त के पहले, जिनकी उम्र 30-35 वर्ष से ऊपर है, वे याद करें 2005 में 21 वर्ष पहले इसी मऊ में कैसे भरत मिलाप कार्यक्रम के अवसर पर दंगा करके मऊ को जलाने का कुत्सित प्रयास हुआ था। कैसे सत्ता के संरक्षण में माफिया एक उत्सव भरे आस्था के केंद्र रामलीला के आयोजन में व्यवधान पैदा करके निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे। सरकार मौन थी, क्योंकि सरकार ने उन माफियाओं के सामने घुटना टेका हुआ था। सरकार उन माफिया के सामने नतमस्तक थी और यहां की सुरक्षा खतरे में थी। अराजकता का तांडव था। या बाढ़ सुरक्षा का कोई कार्य होता है तो क्या वह जाति पूछ करके बाढ़ से बचाव करती है? नहीं। ये सब तब होता है जब अच्छे लोग चुने जाते हैं और अच्छी सरकार बनती है, तब परिणाम आता है। जब गलत लोग चुने जाते हैं तब सुरक्षा में भी सेंध लगती है। जनता जनार्दन के विकास के लिए लगने वाले पैसे में सेंध लगती है, उस पर डकैती पड़ती है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में पड़ती है और युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा होता है। बहनों और भाइयों, यही तो था 17 के पहले उत्तर प्रदेश में, यही तो था। सभी परियोजनाओं के लिए मऊ जनपद वासियों को, मधुबन वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है, अच्छे लोग चुन करके जाते हैं, तो अच्छी सरकार आती है, और अच्छी सरकार आती है तो विकास लेकर के भी आती है।
ये जो विकास है ये आपके जीवन स्तर को उठाने का माध्यम है, बिना भेदभाव के। सड़क बनती है तो क्या वह जाति पूछ करके चलने देती है क्या? कोई स्वास्थ्य का केंद्र बनता है, क्या वह जाति पूछ करके उपचार करती है क्या? कोई पुल बनता है तो क्या वह जाति पूछ करके चलने की अनुमति देती है क्या? पर लोकार्पण की इन परियोजनाओं को तो संपन्न किया ही जा रहा है। साथ साथ मऊ जनपद की शिलान्यास की 76 परियोजनाएं भी आज नए सौगात के साथ, जिनकी लागत लगभग 237 करोड़ रुपए के आसपास है, इन परियोजनाओं के साथ भी आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, इन परियोजनाओं में सड़क की 55 परियोजनाएं हैं, शिक्षा की 3 और पुलिस की आवासीय अनावासीय सुविधा की 7 परियोजनाएं, स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र की 2 परियोजनाएं, नगर विकास की 6 परियोजनाएं और पर्यटन की 3 परियोजनाओं को लेकर के भी आज इनका शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर सड़क की है। इसी प्रकार से पुल और पुलिया की 2 परियोजनाएं हैं, ग्रामीण पेयजल से जुड़ी हुई 10 परियोजनाएं हैं और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुलिस बल के अवस्थापना सुविधा की भी 6 परियोजनाओं को लेकर के आज हम सब यहां पर शिक्षा क्षेत्र के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक, बालिकाओं के, गरीब परिवार की बालिकाओं के 12वीं तक की शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय, आवासीय विद्यालय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI और स्वास्थ्य से संबंधित 2 परियोजनाओं और पर्यटन से जुड़ी हुई 2 परियोजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की भी पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। अन्नदाता किसानों के हित के लिए उनके योगदान के प्रति उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, विकास की जिन नई परियोजनाओं के साथ आज हम सब मधुबन में आए हैं, ये सभी योजनाएं जिनके बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने विस्तार से कहा है, लोकार्पण की 38 परियोजनाएं हैं, जिन परियोजनाओं में पूर्व राज्यपाल और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री फागू चौहान जी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए इस क्रांति धरा के आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मुझे यहाँ पर मऊ जनपद के लिए सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का सौगात देने और इन परियोजनाओं के माध्यम से मधुबन और जनपद के नागरिकों के साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री, इसी जनपद के सपूत
श्री के शर्मा जी